तो आपने चैप्टर नंबर 5 तक का जो है वो पार्ट 1 के अंदर उम्मीद है देख लिया होगा। दिस इज पार्ट 2। मूव करेंगे बेटा ऑनवर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक चैप्टर नंबर 6 पर, और मजीद जितने भी एमसीक्यूज के अंदर होंगी वो आपसे डिस्कस करेंगे बेटा। बट दिस इज पार्ट 2। ओके, रेडी एंड स्टार्टेड। सबसे पहले जो बेटा चैप्टर 6 के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सॉल्यूशन सेट का, वो है पॉसिबल केस और नॉट पॉसिबल केस। यानी आपको अगर कोई इक्वेशन दे दे तो उसके अंदर पॉसिबल कब होता है और नॉट पॉसिबल कब होता है। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहली बात इसको आप सॉल्व, जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। इसमें से x या y की वैल्यूज निकालते तो आप अंडर रूट एक्स को अपनी जगह पर प्लस का 2 को वहां भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले रूट के बाहर जो भी नंबर होगा उसको आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे। फिलहाल दिस इज +2 तो वहां जाके -2 तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो बेटा अंडर रूट एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इस तरीके से इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा और सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा 9। तो आप क्या करेंगे, इसको इसका वो ऑप्शन ढूंढेंगे कि जिसमें सिर्फ करली ब्रैकेट हो और अंदर क्या लिखा हो 9, वो ऑप्शन आप ढूंढेंगे, वो आपका आंसर होगा। जरूरी नहीं कि यही वाला सवाल आए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये नहीं पॉसिबल तब होगा जब बेटा रूट, जब आप इस तक स्क्वायर ले रहे हो ना, जिस वक्त टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इससे पहले वाले स्टेप में जब आपने रूट खत्म नहीं किया हो और यहाँ प्लस की वैल्यू आ जाए, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो ही आप स्क्वायर लेकर उसको आगे सॉल्व करेंगे, वो पॉसिबल केस होगा। अदरवाइज अगर ऐसा होता है इन केस लाइक दिस इज अंडर रूट एक्स माइनस 2 और ये प्लस का 7 वहां जाकर माइनस का 7 हो जाएगा, यानी 2 - 7, तो आप देख लो अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ये रूट पूरे पे, ठीक है। 7 में से 2 जाएंगे तो 5 तो बच जाएंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो अभी तक रूट खत्म नहीं हुआ, हमने स्क्वायर नहीं लिया और माइनस में नंबर आ गया। तो जब दिस टाइम या सच काइंड ऑफ कंडीशन हो या ऐसी कंडीशन हो तो आप उसमें क्या करेंगे मेरा बच्चा, उसके अंदर आप लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, और ऐसी सिचुएशन में आपका सेट क्या होगा, नल सेट आपका आंसर होगा। यानी जब नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन आ जाए तो आपने फौरन से वहां अपने आंसर इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ढूंढना है, नल सेट ढूंढना है। सम टाइम नल सेट की जगह इस तरह 5 भी दिया होता है, तो कोशिश करना दोनों में से कोई से भी आपको नजर आ जाए उस पर टिक लगा लीजिएगा। नॉट पॉसिबल कब होगा, जब स्क्वायर लेने से पहले यानी रूट खत्म करने से पहले माइनस में नंबर आ जाए, ठीक है। अगर माइनस में आ गया तो नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव आ गया तो आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आपका आएगा वही आपका सोल्यूशन सेट होगा। दैट्स इट। हो सकता है सिमिलरली आपको मोड में दे दे, तो मोड के अंदर भी सिमिलर कैसे, आप मोड को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक आपके पास ये नंबर जो है वो क्या हो, प्लस या माइनस का फैसला ना हो जाए। तो आप प्लस का एड या माइनस का एड हो जाएगा, दिस विल बी 2x/3 मोड के अंदर, और 8 में से 5 देंगे तो माइनस का 3। देखो फिर से माइनस आ गया, चाहे रूट खत्म करने से पहले स्टेप में माइनस आ जाए या मोड खत्म करने से पहले माइनस में आ जाए, तो उन दोनों सूरतों में सोल्यूशन सेट क्या होता है, नल सेट होता है बेटा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 1-2 एमसीक्यूज और होती हैं जो इस चैप्टर से आती हैं, इनइक्वलिटी के लिहाज से भी आते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने देखी इस चैप्टर से, कि रूट के अंदर सॉरी मोड के अंदर आपको माइनस का नंबर दे देते हैं और बताते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज डैश। क्या चीज, द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो याद रखना बेटा, मोड के अंदर चाहे जितने भी माइनस आ जाए, मोड की ये खासियत होती है वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। सो बेटा चाहे कुछ भी इसके अंदर आ जाए, माइनस में हो प्लस में हो, जो भी हो, माइनस सबसे खत्म हो जाएगा और जो भी अंदर नंबर बचेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, हो सकता है कि आपको मोड के अंदर डबल माइनस दिया हो, कोई भी नंबर साथ में दे दे, तो माइनस चाहे जितने भी हो उसके अंदर दे दे, आंसर फिर भी ये प्लस में ही आएगा। तो जो भी नंबर होगा वो आपने सिंपल यहाँ लिख देना है। अच्छा, इसके अलावा एक और मशहूर एमसीक्यूज मैंने पिछले साल भी देखा था, तो ये एमसीक्यूज इस तरह है कि x और इस ग्रेटर देन 5 लेस, देखो ग्रेटर एंड इक्वल दोनों दिए, कैन बी रिटन एज, और इसको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा होगा। याद रखिए बेटा ये दो चीजें, एक तो इसमें इक्वल एक ग्रेटर है, तो आप दोनों को अलग अलग कर दोगे आपका आंसर बन जाएगा। यानी ग्रेटर के साथ 5 को अलग कर दो एंड और x के साथ जो इक्वल है वो अलग कर दो, तो ये दोनों कंडीशन इसके अंदर छुपी है।
यानी ऑप्शन के अंदर आपने ये ढूंढना है कि इसको खोल कर कैसे लिखा जा सकता है। हो सकता है कि खोल कर दे दे, आपसे पूछे कि इनमें से कंबाइन करके कौन सा टर्म बनेगी, तो ये वाली बनेगी। ठीक है, ये चीज आपने देख लेनी है। ठीक है, ये चैप्टर 6 के अंदर कोई चंद गिनी चुनी एमसीक्यूज है। हो सकता है कि आपको इस तरह दे दे कि x plus 5 is equal to, sorry not is equal to, is greater than, let's suppose मान लो 2, ये 3x कर दो, यहाँ 2x, और let's suppose -7 कर दो। तो अब आप इस तरह आपको दे रहे हो, इसका पूछेगा सोल्यूशन सेट क्या है। तो देखो बेटा, इसको सिंपल सॉल्व करने जैसे इक्वलिटी में सॉल्व करते हैं, साइन को देखने के कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। x को x के पास भेज दो, ये 3x वहां से 2x प्लस का यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 7 है ये अपनी जगह पर, प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5। तो बताओ 3 इसमें से 2 जाएंगे तो सिर्फ x रह जाएगा, इज ग्रेटर देन -12। तो ये -12 आ गया। अब इसका आंसर -12 नहीं है, इसका आंसर दरअसल है वो तमाम आंसर जो -12 से बड़े हों, और माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो ये होगा कि इससे छोटे नंबर, सॉरी इससे बड़े नंबर, इससे बड़ा नंबर एक -11 है, फिर -10 है, फिर -9 है। इस तरीके से जितने नंबर एक कम करते जाओगे ये इससे बड़े होते जाएंगे। ठीक है, माइनस में ये चीज याद रखनी, इसीलिए मैंने ये बताया ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है बेटा, ये इसका सोल्यूशन सेट इनइक्वालिटी में इस तरह सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर इतना ही। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जरा क्विक इसको शाबाश। चैप्टर नंबर 6 के कुछ यूज कर लेंगे। चैप्टर 6 की तरफ मूव करते हैं बेटा। चैप्टर 7 के अंदर बेटा जो दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मैंने यहाँ लिख दिए, और कुछ इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आती हैं, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले एमसीक्यूज आता है, वर्बली बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा और सुनिएगा अच्छी तरीके से, वहां जब पढ़ोगे तो याद आएगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? तो बेटा ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये जनरल फॉर्म है किसकी? ये आपके पास जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, लेकिन इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो एमसीक्यूज के ऑप्शन में अगर ये दिया हो कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन, तो आप लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो उस लिहाज से आप इसको लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास इन केस मान लो कि लीनियर इक्वेशन वाला टॉप कॉन्सेप्ट ना हो, तो दूसरी सूरत में ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन दोनों में से कौन, जो ऑप्शन आपके पास वहां अवेलेबल होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, कोई एक होगा, तो इस लिहाज से वो उसलिए शामिल किया जाएगा। तो आप ये दोनों एमसीक्यूज बेटा देख लो अच्छी तरीके से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म देकर पूछेगा ये है क्या, तो ये तो या तो स्ट्रेट लाइन होगी और या फिर लीनियर इक्वेशन, दोनों में से कोई एक। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन बेटा, जैसे एक्स वाई प्लेन भी आप कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से क्वाड्रेंट के एमसीक्यूज आते हैं, समटाइम एक्सिस के एमसीक्यूज आते हैं, तो सुन लो इसको गौर से। ठीक है, सबसे पहले बेटा कार्टेशियन प्लेन, ये वाई एक्सिस ये खड़ी लाइन वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कौन सी है? एक्स लाइन, एक्स एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिन एक्सिस से मिलकर बन रहा है वो उसमें से प्लस का एक्स और प्लस का वाई शामिल है, ये वाला। ठीक है, प्लस का एक्स प्लस का वाई मिलाकर फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं, दोनों प्लस में। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एक्स है? माइनस का एक्स है और प्लस का वाई है, इसीलिए माइनस का एक्स प्लस का वाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों, एक माइनस का एक्स है और माइनस का वाई, दोनों माइनस के, इसलिए मैंने माइनस एक्स माइनस वाई लिखा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखो एक्स तो प्लस का है लेकिन वाई किसका है? माइनस का, इसलिए मैंने प्लस एक्स माइनस वाई लिखा। ये चीजें समझाने का मकसद ये है कि आपने ये ढूंढने कौन से क्वाड्रेंट के अंदर x प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में y प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में x माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट में y माइनस है। ये चीज आपने देखनी है बस, और कुछ नहीं। तो लेट्स सी, देखो बेटा इन नंबर्स को देखकर आपने डिसाइड करना कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ x माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट y माइनस होता है। ये आपने याद रखना है। लेट्स मूव ऑन द पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि 2,2 इज lie in dash quadrant, lie in dash quadrant, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? कोई भी इसमें से दे सकता है, कोई भी नंबर भी दे सकता है, खाली प्लस माइनस से आपका गेम है, नंबर से आपका कोई वास्ता नहीं है। देखो बेटा, अगर देखा जाए तो उसके साथ भी कुछ नहीं तो प्लस, इसके साथ भी कुछ नहीं तो प्लस है, तो दोनों प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें देख लो, पहला वाला x होता है हमेशा, दूसरा वाला y, तो उसका मतलब है x माइनस है। x माइनस कौन से वाले में होता है?
सेकंड क्वाड्रेंट में, y किस में होता है प्लस में, तो यहाँ y कुछ नहीं है तो प्लस, इसका मतलब है दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यानी x अगर माइनस हो और y प्लस में हो तो कौन सा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर दोनों माइनस हो तो फिर तो आंखें बंद करके डायरेक्ट क्या लिख दो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर पहला वाला प्लस का हो और दूसरा वाला माइनस यानी y माइनस का हो तो दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अलावा केस ज्यादा आते हैं, ये कम आता है, ये केसेस ज्यादा आते हैं जो नीचे लिखे हैं। अगर 0,0 दरअसल ओरिजिन है, कौन सा ओरिजिन, वो पॉइंट जहां से x और y चलना स्टार्ट होते हैं, मूव होना स्टार्ट होता है, ये कौन सा है ओरिजिन। अब 0,-3 x 0 हो गया, x क्या हो गया 0, x के साथ कोई वास्ता नहीं, y की वैल्यू रह गई -3, तो बेटा जो 0 हो जाए उसके साथ वास्ता खत्म। अब वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं रहा, यानी अगर x y में से कोई एक भी 0 हो गया तो अब वो क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा बल्कि एक्सेस में से आएगा, या x या y। जो 0 हुआ उसके साथ ताल्लुक खत्म, रह गया y, तो जब y का नंबर रह जाए तो ये y एक्सेस होगा। और अगर इनकेस दूसरे वाले में देखो x का नंबर है y 0 है तो y के साथ ताल्लुक खत्म, x का है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे x एक्सेस। तो बेटा इस तरीके से इस चैप्टर के भी ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज मैंने आपको बता दी कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये पूरा जो आपको बताया। अगर कोई मसला हो तो बेटा काइंडली वीडियो को पीछे कर दीजिएगा ताकि लंबी ना हो। इसको फटाफट से उतारें, मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। शाबाश। तो चैप्टर 7 के एमसीक्यूज आपको समझ में उम्मीद है आ गए होंगे बेटा। चैप्टर 8 के छोटे से और थोड़े दो चार एमसीक्यूज जरा कुछ से समझ लो बेटा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है, आपसे पूछा जाता है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डैश, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने रूट्स आते हैं, तो बेटा वो हमेशा 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने आंसर आते हैं। पावर 1 हुई तो एक आंसर आएगा, पावर 2 हुई तो 2 आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसी जिसके पावर 2 हो, ठीक है। सो आपने क्या किया, इस पावर 2 से जज कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है बेटा। सो आपका ऑप्शन और आपका आंसर क्या होगा, 2। अच्छा जी, ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स की उसी की पावर 1 और फिर कांस्टेंट नंबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल, जो आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे कहे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश, और आपको 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हो तो उसके अंदर आप पहचानोगे कैसे, सेम वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, उसी के साथ पावर 1 प्लस में होंगे, सारे प्लस में होंगे। पहले स्क्वायर वाली टर्म होगी, दूसरी पावर 1 वाली टर्म होगी और तीसरी कांस्टेंट नंबर होगी। अच्छा, जिसके ऊपर स्क्वायर है अगर ये x है तो दूसरी वाली टर्म भी x की ही होगी, अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो इस तरीके से याद रखना है। तीसरी एमसीक्यू ये होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला देकर आपसे पूछते कि ये आप बताओ कि ये करेक्ट है या नहीं। ये नहीं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स इसी से निकलते हैं ना, इसी फार्मूले से सॉल्व होते हैं। इसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। यानी ये फार्मूले के अंदर 4 ऑप्शन, 4 फार्मूला बनाकर दे देंगे और बताएंगे कि इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है। तो आपको ये याद होना चाहिए। जब आपको ये याद हो जाएगा तो सिंपल आपको अपने हिसाब से आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हो सकता है कि वहां पर 4 की जगह कुछ और नंबर दे दियो, हो सकता है 4ac को पहले कर दे, b स्क्वायर बाद में दे दे, हो सकता है b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर या c स्क्वायर कर दे। ये चीजें आगे पीछे करके आपको हो सकता है कि नीचे 2a के बजाय 2c दे दे या कोई और नंबर दे दे। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर वो आंसर को घुमाएंगे। आपने फॉर्मूला याद रखना है सिंपल, और अकॉर्डिंग टू दिस अपना आंसर चूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और आपको उसके आंसर निकाल लेंगे। सो लेट्स सी बेटा, क्विक से जरा इसके निकाल लेते हैं, इसके आंसर कैसे बनेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको सॉल्व भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, इसके अलावा भी कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में इसके वो निकालने हो तो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जरूरी तो आपको सवाल थोड़ी पूछे, रूट पूछे, तो रूट निकालने के लिए देखो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करना, एक्स स्क्वायर को रहने देना, इज इक्वल टू 1 को वहां प्लस कर देना, ठीक है, +1। यहाँ से क्या है, स्क्वायर से रूट स्क्वायर है तो आप इसके लिए स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो बेटा आप ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, जैसे ही स्क्वायर से रूट कैंसिल या प्लस माइनस आएगा हर हाल में, ये चीज गलती मत करना बेटा, और यहाँ लिख दोगे 1 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस। इसका आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1। अच्छा बेटे, मैं पिछले उसके अंदर आपको बताना भूल गया, पिछले जो चैप्टर 7 के अंदर है उसका एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज आता है, वो आपको कहता है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन द सोल्यूशन सेट इज डैश। बताना भूल गया था इसलिए माजरत, आप ये इसमें से देख ले बेटा। इस तरह x और y की वैल्यू दे रहे थे और आपको सोल्यूशन सेट पूछते हैं।
तो बेटा वो है आपके पास ग्राफ, उसके अंदर सारी पॉइंट की बात होती है, पॉइंट्स, ठीक है। जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो पॉइंट की बात होती है, इसीलिए एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको पता है कि पॉइंट बनता है एक्स और वाई से, ये बात तो डन है, ठीक है। लेकिन जब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो बेटा इसका जो सोल्यूशन सेट लिखते हैं सबसे पहले करली ब्रैकेट, अच्छा इस तरह भी कहते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस ऑफ अ लाइन, ठीक है। या इस ये दे देते हैं कि इस ये एक लाइन है, लाइन का वर्ड जरूर आएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर लाइन का वर्ड आ जाए तो फिर आपके पास सॉल्यूशन सेट कैसा बनेगा, सॉल्यूशन सेट मेरे बेटे वो बनेगा जो करली और स्मॉल ब्रैकेट दोनों में हो, ठीक है। अगर लाइन का तस्करा कर दे तो आपका सॉल्यूशन सेट कौन सा बनेगा, जिसमें करली ब्रैकेट भी हो और राउंड ब्रैकेट भी हो। और नॉर्मल सवाल की जो सॉल्यूशन सेट होता है जैसे इसका है, इसमें देखो स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, लेकिन जब लाइन का तस्करा आ जाए तब आप प्लस माइनस ये जो सॉल्यूशन सेट बनाएंगे वो दो सेट उसमें बनाएंगे, करली और दूसरा राउंड ब्रैकेट। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, इसको आप देख लेंगे। इसके लिहाज से ये भी डन। अच्छा लास्ट एक एमसीक्यू इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हवाले से मैं बताते चलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बल्कि यहाँ मैंने इसका तस्करा कर भी दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं। अच्छा एक लास्ट एमसीक्यू जो होता है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, मैंने बता दी बड़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, तो हमेशा वो कर्व बनता है, क्या बनता है, कर्व। तो बेटा ऑप्शन के अंदर कर्व लिखा होगा, आप कर्व को चूज कर लेंगे। इतने छोटे से एमसीक्यूज बेटा आपने याद रखने, चैप्टर 7 में इंक्लूड था, इसको वहां इंक्लूड कर देना बेटा, ठीक हो गया। और ये चैप्टर 8 के थे, क्विक से इसको लिख लो, फिर मूव करते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। बस सिर्फ थोड़े से एमसीक्यूज रह गए चैप्टर 16 के और थोड़े से ज्योमेट्री के, फिर पार्ट 2 भी खत्म बेटे। सो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एमसीक्यूज है वो देख लिए होंगे। अब जो है बेटा हमारे पास वो चैप्टर 16 है जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, उसमें से एमसीक्यूज 2-4 आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दो ही एमसीक्यू इसके अंदर ज्यादातर आते हैं, बाकी इसके अंदर भी कार्टेशियन प्लेन होता है, यानी जो हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किए वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कुछ ज्योमेट्री की है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो मैं ज्योमेट्री के साथ ही इंक्लूड कर दूं। तो 2 ही एमसीक्यूज है और वो 2 एमसीक्यूज इस तरह है, बल्कि 3 ही कर दो तो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। देखो बेटा या तो 2 पॉइंट देकर उसका दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए कहेगा, या तो 2 पॉइंट देकर उसका मिड पॉइंट पूछेगा। तो बेटा दोनों सूरतों में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो अगर आपसे डिस्टेंस मांगते हैं किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान, जरूरी नहीं कि यही वाले नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा सिंपल 2 पॉइंट दिए हुए, इसमें से x1 y1 भी आ जाएगा, x2 y2 भी आ जाएगा। x1 y1 कैसे निकालते हैं, पहला पॉइंट लिख दो और दूसरा पॉइंट भी लिख दो। तो पहले वाले पॉइंट में से आपके पास पहला वाला x1 हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट में से जो पहला होगा वो x2 हो जाएगा और दूसरा वाला y2 हो जाएगा। देखो बेटा ये जो 2 और 1 का चक्कर है, इसका मतलब है 1 का मतलब है पहला पॉइंट, 2 का मतलब है दूसरा पॉइंट, सिंपल, ठीक है। तो y2 यहाँ से 0 हो गया, इसके अंदर पुट कर दो। d = जो भी x1 y1 होगा उसको अपनी अपनी जगह पर रखना है। x2 की जगह क्या है 3, तो ये 3 और माइनस x1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, दरअसल y2 है 0, तो 0 माइनस y1 क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। d = 3 का स्क्वायर क्या होता है कि 3 में से 0 जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9, प्लस यहाँ भी 0 में से 3 जाएंगे तो 3 ही बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से माइनस फिर भी खत्म हो जाएगा, ये भी 9। तो बताओ 9 और 9 कितना हुआ, √18, ठीक है। 18 चेक करो क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। 2 9 जा और बेटा 3 3 जा और आखिर में 3 1 जा, यस बेटा बन सकते हैं क्योंकि 2 3 आ रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली बेटा ये हो जाएगा 3 = 2 3 बने तो 3 स्क्वायर बन जाएगा और इसको अलग कर दो, रूट इसको √2 अलग कर दो, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, d = ये 3 और √2 और साथ में लगाओगे आप यूनिट, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। ये एक एग्जांपल में से उठाया बेटा क्योंकि एग्जांपल में से अक्सर वक्त एमसीक्यूज आती है, तो ये वाला कर लेना, ठीक है। अगर आपसे डिस्टेंस फार्मूला पूछे तो बेटा काइंडली गौर से सुन लेना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर डिस्टेंस फार्मूला एमसीक्यूज में आ जाए तो ये याद करना बेटा, ठीक है। अब डिस्टेंस मिड पॉइंट पर आ जाओ। अगर 2 पॉइंट देकर आपसे मिड पॉइंट पूछे तो कैसे मालूम करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y = x1 + x2 / 2, y1 + y2 /
2। तो बेटा इसमें भी x1 y1 है, इसमें माइनस माइनस का चक्कर था, अब यहाँ सीधे सीधा प्लस है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी सम टाइम एमसीक्यूज में आ जाता है। कहते हैं कि द रूट्स ऑफ द मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है, नहीं आपको यूं कह सकते हैं कि द रूट्स ऑफ द मिड पॉइंट आर डैश। ठीक है, मिड पॉइंट के रूट्स क्या होते हैं, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए आप इसमें से फॉर्मूला पक्का वाला याद करेंगे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अच्छा, ये किसका सम टाइम मैंने देखा है, ये लिख के दे रहे थे कि x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2 इज डैश। ये क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, किस चीज का है, तो ये दरअसल मिड पॉइंट का है। तो आप ऑप्शन में से मिड पॉइंट पे टिक करेंगे। हो सकता है ये फॉर्मूला देकर आपसे पूछे कि कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का है, डिस्टेंस का है, कौन सा है, तो आप डिस्टेंस का है तो आप डिस्टेंस पर क्लिक करें। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है 5,3, दूसरा है -1 का, पहला है 5,3 और दूसरा है -1,7। तो बेटा यहाँ से x1 आ जाएगा 5, y1 आ जाएगा 3 और बेटा यहाँ से x2 आ जाएगा -1 और y2 आ जाएगा जनाब 7। पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, अपना आंसर निकाल लो। x1 प्लस ये आ जाएगा 5, ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस और ये 1 डिवाइडेड बाय 2। x1 की जगह क्या लिखते हैं मैंने 5, बीच में ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस और x2 की जगह 1 कॉमा y1 प्लस यानी 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ 5 में से 1 जाएंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये कॉमा 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा और आपके पास ये 2 आ गया बेटा और यहाँ पर 5 आ गया, यानी 2,5 ये आपका क्या है आंसर है, किस चीज का, मिड पॉइंट का। बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पक्का, और ये भी आपको याद होना चाहिए। चैप्टर 16 में फिलहाल के लिए इतना ही, और अब मूव करते हैं ज्योमेट्री की तरफ। टाइम बड़ा नाजुक सा है, क्विक से लिख लो शाबाश। बेटा तो चैप्टर 16 के जो एमसीक्यू जो आपको समझ में आ गए होंगे, लास्ट और बहुत नाजुक टाइम है, जरा क्विक से चलते हैं बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल का एमसीक्यू आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और ट्राइंगल्स के बारे में। पहले ट्राइंगल का बताता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड बराबर हो। कितने साइड, कोई भी ऐसा ट्राइंगल हो और दो साइड बराबर हो, लाइक दिस, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, तो ये कौन सा होगा, 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इसके इक्वल होंगे। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के नाम से इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सारे साइड बराबर, ऑल साइड बराबर, ऑल साइड, और ऑल साइड का मतलब कितने साइड, 3 है, तो 3 साइड भी बराबर हो सकते हैं। हो सकता है आपको वहां लिखा हुआ दे दे कि द ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इज कॉल्ड डैश। ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड बराबर हो तो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस। ऐसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड बराबर हो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल। और ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड बराबर ना हो उसको स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसा ट्राइंगल यानी नो साइड इक्वल, नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता स्केलर ट्राइंगल के अंदर, यानी यू लिखा जा सकता है कि सच ट्राइंगल हुज नो साइड आर इक्वल इज कॉल्ड डैश। अच्छा, राइट ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल जिसके कम से कम एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, वो राइट एंगल होता है। अच्छा, एक्यूट ट्राइंगल, समटाइम एक्यूट ट्राइंगल के बारे में बड़ा मजे वाला एमसीक्यूज आता है कि इन अ एक्यूट ट्राइंगल देयर आर डैश एंगल्स, डैश एक्यूट एंगल्स। तो किसी भी एक्यूट ट्राइंगल के अंदर 3 एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो ट्राइंगल का सिलसिला खत्म होता है। एक्यूट ट्राइंगल के अंदर 3 एक्यूट ट्राइंगल होते हैं, कितने, 3 एक्यूट एंगल्स किसी भी एक्यूट ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अच्छा एंगल के रिस्पेक्ट से बताता चलूं कि वो तमाम एंगल्स जो 90 से छोटे हों, वो तमाम एंगल्स जो लेस देन हो किससे, 90 डिग्री से, वो एक्यूट ट्राइंगल कहलाते हैं, एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे तमाम एंगल्स जो ग्रेटर हो 90 से उसको ऑप्टस बोलते हैं। ठीक है, और जो 90 हो एग्जैक्टली 90 उसको बोलते हैं राइट एंगल्स। और अगर 90 से बढ़ जाए तो ऑप्टस बन जाएंगे, और अगर 180 के बराबर आ जाए तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। कौन सा, स्ट्रेट। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी तरफ आ जाओ। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब किसी दो एंगल को प्लस करने पर आपके पास क्या बन जाए, 180 बन जाए। इन लाइक दिस, अगर एक है 120 तो दूसरा क्या होगा 60। किसी भी दो एंगल्स को प्लस करने पर अगर 180 बनता है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर किसी दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री बने तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 के बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 के बराबर। मान लो एक 50 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 के लिए 40 होने चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा बेटा। बड़ी स्पीड में मैंने वीडियो बनाई है, काइंडली कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 का इख्तिताम यहीं पर होता है बेटा। ये ज्योमेट्री के 4 एमसीक्यूज थे जो आपको बताया। इंशाल्लाह पार्ट 2 के और पार्ट 1 दोनों को मिलाकर आपके पूरे एमसीक्यूज बोर्ड में क्लियर हो जाएंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।